ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन की लास्ट क्लास है और इसमें हम शुरू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। 29 का जो ए पार्ट है ये रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग विद द बी पार्ट, राइट द आईपैक नेम। तो उसका नाम है डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सेकेंड आ जाएगी। अगला आ रहा है कोबाल्ट En3+ ज्यादा स्टेबल क्यों है देन दिस। तो En जो है वो किलेटिंग लिगेंड है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू किलेट इफेक्ट। बाकी कहानी मैंने ये करा दी है, पहले रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बट मैंने लिखवा दिया आंसर फिर से। वो यही था कि ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिंग फॉर्म होती है और रिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं क्योंकि इस दौरान हीट लॉस होती है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है जो रिपीट हो रहा है। ये ना Fe4 है ये। तो बी आंसर है। इसको आप ठीक कर लो अगर प्रिंटिंग नजर नहीं आ रही। Fe4 FeCN6 होल ट्वाइस। अगला आ रहा है कौन एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। आप बताओ कौन है, बोलो। NO2। तो लिस्ट लिख दो NO2 SCN CN। बस तीन ही है, याद रखा करो, गुच्छे में याद करो उसे। अगला आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी NiCl4 की। मैंने पहले भी कहा था निकल के हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको अच्छे से देखते ही याद करना है, मुझे इसको सॉल्व नहीं करने बैठना। मैं इसे घर से पढ़ के जाता हूँ। मुझे पता है ये DsP2 है, ये sp3 है, ये sp3 है। ये डायामैग्नेटिक है, इसमें कोई अनपेड नहीं है। ये डायामैग्नेटिक है, इसमें कोई अनपेड नहीं है। और ये पैरामैग्नेटिक है। ये टिपिकल टेट्राहेड्रल है। निकल 2+, इसमें 3D8 है। मुझे इसमें कोई CFT की VBT की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमें प्रो CFT रहना है जब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात है, जब कलर की बात है। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड वीक लिगेंड है, पहले दो नीचे अगले तीन ऊपर। तो दो अनपे इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास। और अगर अनपे इलेक्ट्रॉन दो हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाती है 2.9। मतलब ये तीन बिल्कुल परफेक्ट याद करने हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं लगना चाहिए। तीन ही कॉम्प्लेक्स है निकल के, चार लिगेंड वाले, जिनपे सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, सच बात है। इसमें दो नाइट्रोजन डोनर है और चार ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो ये हेक्साडेंटेड है। अपने रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। EDTA होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। और मैं डोनर एटम इसमें सर्कल कर रहा हूँ। तो इसमें दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन हो गए, और चार ऑक्सीजन है, ये -4 हो गए थे, जिनसे लोन पेयर मेटल को शेयर होता है। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है, ए आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। तो जवाब है अमोनियम। लिगेंड बनने की पहली कंडीशन है कि आपके पास लोन पेयर होना चाहिए, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रेफरेंस के लिए मैं बाकियों में लोन पेयर आपको दिखा रहा हूँ। ये रहे। बी बारडा ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसका कलर लाल है, अच्छी बात है जी। वो कह रहा है आईपैक नेम इसके लिंकेज आइसोमर का बनाओ, तो पहले यू हैव टू ड्रॉ द लिंकेज आइसोमर। फिर इसका नाम हो जाए पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ। फिर एनी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, गैप देके क्लोराइड। On the basis of CFT, write the electronic configuration of D5 weak ligand। सो D5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, और कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे O का जिक्र कर रहा है ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब T2G नीचे है, EG ऊपर है। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, तो पहले दो तीन नीचे, अगले दो ऊपर, क्योंकि वीक लिगेंड है, पेयरिंग तो कॉज करेगा नहीं। तो बंटवारा हो गया जी, T2G3 EG2। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का फैसला VBT से होता है। तो पहला आ रहा है FeCN6 3 माइनस। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक है, फेरिक 3D5 होता है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मोनोडेंटेट है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कॉज कर देगा, और पेयरिंग हमें CFT से वेरीफाई करनी है। वो दो नहीं बनना है, पहले तीन नीचे, अगले दो भी नीचे। यही पैटर्न आएगा जो CFT से आ रहा है। आप सोचो इसके बाद भी कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे पूछे कि जी आपने पेयरिंग क्यों कर दी, पेयरिंग ऐसे क्यों नहीं कर दी। ये सब तब होता है जब टीचर जवाब, मैं तो हर क्वेश्चन ही ऐसे करा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इकलौता हूँ जो ऐसे करा रहा हूँ। आप स्कूलों में देख लो, आप कहीं देख लो, लोग इस पे फॉलो ही नहीं करते, इसी चक्कर में फंस जाते हैं कई क्वेश्चनों में। एनसीईआरटी में आप सोचो VBT पहले है, CFT बाद में है। मैंने पहले आपको CFT कराई है, बाद में VBT कराई है, इसीलिए कि आप इसमें फंसो ना, अवेयर रहो। नाउ व्हाई दिस इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आपका जवाब है, आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो, हालांकि उसने पूछी नहीं है। तो आप लिखोगे एज इनर डी ऑर्बिटल्स आर यूज इन बॉन्डिंग, इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर। हाँ, सर एक बार दोबारा बता दो, ये डेल्टा ओ लेस देन पी का क्या मतलब है यहाँ पे? पहली बार पढ़ रहा है क्या डेल्टा ओ लेस देन पी? है, क्या मतलब होता है इसका बता। सर डेल्टा हो तो ऑक्टाहेड्रल का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और ये हो गया पी ना, नहीं ये समझा। डेल्टा ओ। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना है तो जो एनर्जी लगेगी वो डेल्टा ओ है, और अगर इलेक्ट्रॉन को पेड अप कराना है तो अच्छा जो ठीक है सर, एनर्जी, पेयरिंग होती है पी, ओ सॉरी सर। हाँ,
पी का मतलब पेयरिंग होता है, और इसमें तो इसको देखने का फायदा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये वीक लिगेंड है। यस सर, ओके। और हम रट्टा मारते हैं कि वीक लिगेंड हो तो वैसे ही हम कह देते हैं अभी पेयरिंग तो होनी है। क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड है और मोनोडेंटेट है, तो पेयरिंग कॉज नहीं करेगा। क्योंकि डी में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो CFT लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं CFटी लगाऊंगा, मैं तो हर जगह दिखाऊंगा कि आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। ये लो, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 3 नीचे, और क्योंकि वीक लिगेंड है तो अगले 2 ऊपर, जैसे ऊपर अभी क्वेश्चन में था। तो जो भी लिगेंड आ रहे हैं वो बाहर बैठेंगे। व्हाट इज बाहर? बाहर मतलब आउटर शेल की ऑर्बिटल, 4s, 4p, 4d का इस्तेमाल होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। आप लिख कर आओगे, एज आउटर शेल d orbitals are used in bonding, it is a outer orbital complex. Draw the geometrical isomers of this complex. तो आप देख रहे हो ये सबसे फेमस कैटेगरी है जिसके इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे कई सवाल पूछते रहे हैं। भाई, 2 बाइडेंटेड लिगेंड और 2 मोनोडेंटेड, तो पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं, सिस ट्रांस ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, पहले 2 बाइडेंटेड पे ध्यान लगाओ। सिस और ट्रांस का फैसला बाइडेंटेड से होगा, मोनो से नहीं करना। तो पहले आपको अगर सिस बनाना है, दोनों ईएन को सेम साइड पे रखो। अगर ट्रांस बनाना है, दोनों ईएन को ऑपोजिट रखो। क्लोराइड बाद में लगाना है। इसकी रेलेवेंस है, इसका मतलब है मैं समझ रहा हूँ, मैं एक टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। फिर वो कह रहा है विच ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, रीजन भी मांग रहा है साथ में। सो ट्रांस आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एज इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। ट्रांस की अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो वो सुपर इम्पोज करती है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। मिरर इमेज बना के आना चाहो तो बना के आ सकते हो, आंसर मजबूत करना चाहते हो कोई रोक नहीं रहा, बना ही लो। आंसर तो परफेक्टली लिखने हैं। सिर्फ VBT करते वक्त मैं स्टेप काट रहा हूँ बिकॉज आप देख रहे हो क्वेश्चन टू मच है। हमने कोर्स खत्म किया हुआ है तो थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं कि हाँ, हमें आता है। आपको VBT एक पैटर्न में करना चाहिए जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है। बाकी तो जो जो भी आंसर जितने लिखने हैं वो सारे परफेक्ट आंसर ही यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये सुपर इम्पोजेबल है, ये इमेज है।
हम्म। ट्राई द आईपैक नेम, तो नाम हो जाए। पहले का नाम है पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, और ये गैप देकर आए। पोटेशियम गैप देकर टेट्रा क्लोराइडो, क्योंकि नाइनी कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनेट सेकंड। आई बैग में पहला काम है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, उसके बाद आप नाम लिखोगे, आप जज करोगे कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है, एनाइनिक है, न्यूट्रल है, और जो रूल्स आपको सिखाए हैं उन्हें फॉलो करोगे। किलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय किलेटिंग लिगेंड। सर सेकंड पार्ट में पर प्लेटिनम नहीं सर, निकल रहा। निकलेट सेकंड। Complexes formed by chelating ligand is या are called chelate complex। एग्जाम्पल आप कोई भी देकर आ सकते हो, इथाइलिन डाइमीन सिंपल सा रहता है, ये कॉम्प्लेक्स काफी फेमस है, इसको आप याद कर सकते हो। और खुशी आ जाए तो आप डायग्राम बना के आ सकते हो, रिंग शो कर सकते हो। हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है। सेकंड है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बॉन्डेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से जुड़ा हो, और आप बहुत सारे लाखों एग्जांपल है कोई देकर आ सकते हो, जैसे ये। आई बैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो चेक करो, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड, गैप देके क्लोराइड। Consider the strength of ligand, the lowest excitation energy will be observed। लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है ये सारे कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल हैं। कॉन्सेप्ट याद करो, आप किसी इलेक्ट्रॉन को T2G से EG लेके जाना चाहते हो, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब डेल्टा नॉट के बराबर होगी। जिस केस में वीक लिगेंड लगा होगा, उस केस में डेल्टा नॉट सबसे कम होगा। तो आपको देखना है इनमें से वीकेस्ट लिगेंड कौन है, पानी, अमोनिया, साइनाइड और क्लोराइड। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉलो करनी है, क्लोराइड वीकेस्ट लिगेंड है, पानी से भी वीक है। अब क्योंकि ये वीकेस्ट लिगेंड है, इसका मतलब T2G और EG में एनर्जी गैप कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस केस में। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लोराइड सबसे वीक लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहे कितनी ही बेकार क्यों ना हो, एनसीईआरटी में तो दे रखी है।
तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी चाहिए। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, निकल के कॉम्प्लेक्सेस में बिल्कुल क्लैरिटी, डी इसको देखते ही DsP2 स्क्वायर प्लानर मुंह से निकलना चाहिए। डायामैग्नेटिक, ये सब चीजें एक साथ दिमाग में चलनी चाहिए। कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना। तीन तो कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आ रहा है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, बताओ जी। सी पार्ट। सी पर। सी। रीजन लिखो, EN इज किलेटिंग लिगेंड। तो हमेशा पहले आपने किलेटिंग लिगेंड की प्रेजेंस को देखना है। ये क्वेश्चन जब भी आए हैं बोर्ड में, जेई में, नीट में, ये सब इसी बेस पे आए हैं कि इवन स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को नहीं देखना आपने, पहले देखना है किलेटिंग तो नहीं बैठा हुआ। तो किलेटिंग लिगेंड विल ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। बताओ जी, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अरे क्या हो डी गया, बोलो। पार्ट। डी। डी पार्ट। डी पार्ट बैठा तो हुआ है, EDTA है, ये तो बाप है यार, किलेटिंग लिगेंड का बाप है, ये तो हेक्साडेंटेड है। कोई भी लिगेंड जो दो या उससे ज्यादा डेंसिटी रखता है, इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, EDTA हो गया, आपके लिए तो ये तीन ही वैसे मेजर रहे हैं। तो कोई भी लिगेंड जो दो या उससे ज्यादा लोन पेयर डोनेट करता है, दे ऑल आर किलेटिंग लिगेंड। फिर से रिपीट हो रहा है। देखो लाइन लगी हुई है, sp3, टेट्राहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, दो अनपेड, ऐसे मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये याद हो आपको। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। आप देखो 2024 और आप ब्यूटी देखो आप, ये देखो क्या लाइन लगी हुई है, देखो। यू नेवर नो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे पढ़ाई करें कि हम ये उम्मीद करें कि जी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है। किसी किसी साल तो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो गए किसी चैप्टर के। इसीलिए फिजिक्स में मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स में 16 साल 18 साल के PYQ कर लो, मैं मान ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में पिट के आ जाओ। स्कैटर्ड तैयारी में फंसे पड़े हो, और हमारे भी JSR में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से सारे PYQ देख रहे हैं, अब नशे में ही बैठे हुए हैं। ये गोल्ड है ये, और ये स्टेज है, ये पहले करने की स्टेज भी नहीं थी इसकी, ये राइट स्टेज है। आपने सारा सिलेबस कर लिया है मुझसे, आपने MIQ अगर कर लिया है, MIQ एंड दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, इसके बिना कोई तैयारी पूरी नहीं है। नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर हो जाए, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चार हाइड्रोक्साइड है, ब्रैकेट पे चार्ज X है, जिंक पे चार्ज +2 है, X की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर आप चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2ZnOH4। तो ये क्लियर दिख रहा है इस पूरे निचोड़ में को कि हम लास्ट पेपर पे आ गए हैं, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस IUPAC, दैट इज फॉर श्योर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस VBT। IUPAC एंड VBT इज समथिंग विच यू नीड टू फोकस मोर एक्चुअली, उसमें कहीं कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। और कोई भी आप देखा, आप 16 साल की जर्नी देखी है, कोई IUPAC आउट ऑफ द NCERT या कुछ बम दे दिया हो, कुछ भी नहीं, सारे सिंपल प्योर केसेस दिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, NCERT में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था। तो कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ आइंस। इन कॉम्प्लेक्सेस को आपको पानी में डालना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आइंस बनेंगे उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। उसने अरेंज करने के लिए बोला है, उसने आपसे रीजन भी नहीं मांगा, बिकॉज बच्चे हवा में आइंस निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, एक ब्रैकेट और दो काउंटर आयन, टोटल तीन आयन बनेंगे। एक ब्रैकेट, यहाँ पे कोई आयन ही नहीं बनेगा, एक भी नहीं, कोई आयन ही नहीं बनेगा। एक ब्रैकेट और तीन काउंटर आयन है, तो टोटल चार आयन्स बनेंगे यहाँ पे। ऑर्डर देखो कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे पीछे आ जाएगा क्रोमियम अमोनिया वाला। नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे हम इसको तय करते हैं। नो आयंस, टू आयंस, थ्री आयंस, फोर आयंस। मैं फोर आयंस में आपको, जिन बच्चों को अभी भी कुछ कम समझ में आ रहा है या नहीं याद आता कुछ, ये एग्जाम में मत करके आना, मैं आपको आयंस बना के दिखा रहा हूँ। आपसे कहा था अगर आप कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते हो तो वो फुल्ली आयोनाइज नहीं होता, ब्रैकेट के लोग बाहर नहीं आएंगे। तीन क्लोराइड आयन चले जाएंगे, ब्रैकेट पे चार्ज थ्री प्लस आ जाएगा, टोटल फोर आयंस बनेंगे। हम्म। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, किस प्रकार का आइसोमरिज्म दिखाता है आप बताओ। इनके लिंकेज, क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ है एम्बीडेंटेड लिगेंड। रीजन देकर नहीं आना, आपके लिए रीजन दे रहा हूँ, ये रहा नाइट्रो। हाँ जी, ये कौन सा आइसोमरिज्म दिखाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा आइसोमरिज्म का, पहले तो आप लंबी गहरी सांस लो, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाओ। अब उंगलियों में गिनो। पहला। तो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा। नहीं। तो पहला इसके अंदर आप चेक करोगे कि क्या ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर आयन नहीं है। फिर आप चेक करोगे क्या ये लिंकेज दिखाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। फिर आप चेक करोगे क्या ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म दिखाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि पानी नहीं है। फिर आप चेक करोगे क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दिखाएगा, जवाब है नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो ब्रैकेट नहीं है। फिर आप चेक करोगे क्या ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, जवाब है कतई नहीं, क्योंकि अगर तीन बाइडेंटेड लिगेंड हो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनता। और मैंने ये लाइन पढ़ाते वक्त बहुत बोली है, तीन बाइडेंटेड लिगेंड हो नेवर ज्योमेट्रिकल। याद आया कुछ, ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिक। ऑप्टिकल। पढ़ो इसको, नोट्स में देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, बाहर से कुछ नहीं है। लेकिन वो सीक्वेंस मन में रिवाइज करनी है। छह ही तो है, चार स्ट्रक्चर हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ड्रॉ करने नहीं है तो अच्छी बात है, वैसे भी हाफ हाफ मार्क्स के ही थे ये, सिर्फ नाम ही बताने थे। तो अगर तीन बाइडेंटेड लिगेंड लगे हों तो मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसलिए इट्स ए केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैं सुना देता हूँ आपको। तो आपको याद है कि जब भी कोई लिगेंड मेटल के पास आता है, तो लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पांच डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। इन दोनों भागों की एनर्जी में जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। कभी भी ये लिख के नहीं आना चाहिए कि वो T2G और EG में टूट जाते हैं, ये लिख के नहीं आना कभी भी, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल में T2G EG वर्ड यूज नहीं होता। तो यही लिख कर आते हैं कि ये दो भागों में टूट जाएंगे, उन दोनों भागों की एनर्जी में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं कि ये बता देते हैं कि भाई साहब CFT लगाना। तो पहला काम है, आप टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। दिख रहा है +3 आ जाएगा। टाइटेनियम +3 होता है 3D1। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपको CFT लगाने के लिए कही गई है। ये कॉम्प्लेक्स एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है।
तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे वाई इट इज वॉयलेट, आपका फोकस है वाई इट इज कलर्ड। तो आपको आप बोलोगे इट इज कलर्ड एज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच अंडरगो डी ट्रांजिशन एंड प्रोड्यूस कलर। मैंने आपसे कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कलर्ड होता है आपको डी ट्रांजिशन की दुहाई देकर आनी है। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम अमोनिया 6 3 प्लस पैरामैग्नेटिक है, NiCN4 2 माइनस डायामैग्नेटिक है। क्योंकि ये DsP2 का केस है, स्केल पैनल, इस पे CFT नहीं लगती, इसका मतलब BBT से ही आप ये पूरे दोनों पार्ट एक्सप्लेन करोगे। तो पहला है क्रोमियम अमोनिया 6 3 प्लस, मैं BBT लगाने जा रहा हूँ। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 विच इज 3D3। अगर 3D3 हो तो फर्क ही नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप CFT मन में रखो, पहले 3 नीचे, फर्क ही नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अब देखो जिन बच्चों को CFT की आदत नहीं है वो सत्यानाश मार देंगे यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बच्चा बोलेगा पेयरिंग करा दो। होनी नहीं पेयरिंग। पेयरिंग तो तब होती है जब आपके पास 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए बार बार आपको सिखा रहा हूँ, इस दिन के लिए सिखा रहा हूँ कि आपके सोचने का तरीका प्योर होना चाहिए। अगर कोई ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CFT ही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी है कि नहीं होनी है। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पैरामैग्नेटिक। NaCN4 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने ऑलरेडी इसे कवर किया हुआ है। लगानी तो वही CFT है, पर दोबारा कितनी बार लिखूंगा मैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी CFT बता रखी है आपको। और वैसे भी मैंने आपको ये याद करवा रखा है कि NiCN4 देखते ही आप पकड़ लेते हो कि ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि DsP2 है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कॉज कर देगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक भी अनपेड नहीं बचेगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। उस 35 में पानी की जगह फ्लोराइड दिया हुआ था। एक ही बात है, दोनों वीकली करने। अभी आज ही किया आपने, बस पानी की जगह वहां फ्लोराइड था, बाकी साइनाइड तो वैसे ही है। फिर भी जवाब यही है कि इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कॉज कर देगा, हाइब्रिडेशन आ जाएगी D2sp3। पानी वीक लिगेंड है, फ्लोराइड वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग कॉज नहीं करते, तो लिगेंड बाहर बैठेंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आउटर ऑर्बिटल। ये था जी आपका कोऑर्डिनेशन। PY की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है।